जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी गुड में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग का 15 नंबर प्रैक्टिस सेट तक हो गया है। आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट और सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए हम लोग समय ज़्यादा न लेते हुए और शुरू करते हैं। देखेंगे हम लोग का सामान्य विज्ञान जो चल रहा है, ये वाला सामान्य विज्ञान है, रिमाइंडर सामान्य विज्ञान, जो कि आप देख रहे होंगे। सामान्य विज्ञान है रिमाइंडर का और इसका क्लास 15 क्लास हो चुका है। आज 16वां क्लास है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो और रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप इसके वीडियो के नीचे जाके और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, यहाँ पर देखते हैं कैसा प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट में। आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? हार्ड डिस्क यानी कि कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है? स्पीड कितना होता है? स्पीड बताना है। क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न एक का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3600 चक्र प्रति मिनट। 3600 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? यानी कि पृथ्वी का अक्ष जो है अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। और यहाँ पर अगर रहता कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तो क्या हो जाता? ऑप्शन 23 नंबर, सॉरी ए नंबर जो है 23.5 डिग्री वो हो जाता। यानी कि कितने डिग्री झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, लेकिन अपने कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक होता है? किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास होता है वह पृथ्वी से अधिक होता है। पृथ्वी से लगभग 11 गुना अधिक होती है। लगभग 11 गुना क्या होती है? अधिक होती है व्यास। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? यानी कि कंप्यूटर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सीयूपी हो गया, सीपीयू। इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में निषेचित और परख नली में विकसित भ्रूण। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गर्भाशय में निषेचित, और यानी कि उसका निषेचन जो होता है गर्भाशय में होता है, लेकिन परख नली में भ्रूण का जो विकास होता है वह परख नली में होता है। परख नली में उसका विकास होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात करने का मतलब जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, यानी कि वायु नहीं है, यानी नगण्य है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। पानी भरी बोतल डॉट लगने पर क्या होती है? टूट जाती है। क्यों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पानी जब जमता है तो क्या होता है? उसके आयतन में परिवर्तन होता है, यानी कि आयतन क्या होता है? उसका बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है? बोतल टूट जाता है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8वां प्रश्न है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है बढ़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, यानी कि जीरो पर जब रहेगा तो यह अधिक रहेगा, तो 0 से 4 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटते जाएगा पहले, उसके बाद 4 पर जाके क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, और उसके बाद 4 के बाद फिर बढ़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। चलिए ऑप्शन इसका आ गया आपका। ऑप्शन आ गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका? पहले घटेगा उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी यानी कि 1 कैलोरी बराबर ऊष्मा कितना होता है? 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल होता है। जूल 4.2 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी का रहा है यहाँ पर 1 किलो। 1 किलो का मतलब है कि इसमें 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.2 और 1000 को लिख सकते हैं ऐसे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। 4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर है। 10 नंबर है जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यानी कि जब दो समांतर दर्पण यानी कि समांतर दर्पण जो है उसके बीच दो समांतर दर्पण समानांतर क्रम में रख दिया जाता है, यानी कि आमने सामने रख दिया जाता है और समतल दर्पण रखा जाता है, तो दोनों के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत, यानी कि गिन नहीं सकते हैं, गिनती उसकी नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना प्रतिबिंब बनता है। असंख्य प्रतिबिंब बनता है उसमें। और उसमें सेकेंड वाला जो प्रतिबिंब होता है यानी कि दूसरा नंबर का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? सबसे स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता है, सबसे स्पष्ट यानी कि सबसे साफ दिखाई देता है दूसरा नंबर वाला प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। 11वां प्रश्न है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, लेंस के द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसमें लेंस कौन सा है? उसमें लेंस कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि दर्पण में अगर प्रतिबिंब पूछा जाए कि दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है तो हम क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा छोटा बराबर सब बनता है। और अगर बराबर पूछा जाए कि किस में बनता है तो किस में? समतल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर बनता है। और छोटा पूछा जाए तो क्या होता है? उत्तल दर्पण में बनता है छोटा प्रतिबिंब। यहाँ पर पूछा गया लेंस, तो लेंस में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और उत्तल दर्पण जो होता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि छोटा दिखाई देता है, तो दर्पण में अगर पूछेगा तो उत्तल हो जाएगा और यहाँ लेंस पूछा गया है तो अवतल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। 12वां प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत जो है वो आधारित है, डायनेमो जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है परिवर्तित। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फैराडे के सिद्धांत पर, यानी कि फैराडे के नियम पर कार्य करता है। माइकल फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर। 13वां प्रश्न है कि डायोड किस रूप में कार्य करता है? डायोड किस रूप में कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डायोड रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि एक लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल यानी कि दोलन आवर्तकाल क्या होगा? उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए देख लेते हैं। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, यानी कि टी
टी क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया, टाइम पीरियड। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। जब ये ऐसा प्रश्न अगर आता है तो हम आप लोगों को बताते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, रटने का जरूरत नहीं पड़े, समझ लीजिए अच्छा से। इसका फॉर्मूला जो होता है उसके अनुसार समझ लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया कि बैठ कर झूल रहा है, यानी कि झूला पर बैठ कर झूल रहा है और वह खड़ा हो जाता है तो क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जैसे यहाँ हो गया ये यहाँ से पेंडुलम जानते हैं, पेंडुलम इतना है और ये क्या है, इसका ये लंबाई हो गया। और इसको अगर कम कर दिया जाए, इसको अगर यहाँ से बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लंबाई घट जाएगा। उसी तरह झूला पर बैठ के अगर झूल रहा है तो उसका लंबाई अधिक है, तो उसका आवर्तकाल जो है वो अधिक है। और जब खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, लंबाई क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर लंबाई घट जाता है। जब खड़ा हुआ तो लंबाई घट जाएगा, और लंबाई घटेगा तो क्या होगा, ये जो होता है टी जो होता है समानुपाती होता है अंडर रूट एल के समानुपाती है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एल अगर घटेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा, लंबाई घटेगा आवर्तकाल भी घटेगा। और ये जी जो है, जी का अलग होता है, जी अगर बढ़ेगा तो टी घटेगा और जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा। क्या होता है, लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, लंबाई बढ़ने पर टी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लंबाई घटने पर टी का मान जो होगा वो घट जाएगा। तो जब खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, लंबाई घट जाता है, जिसके कारण क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15वां प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, या किस पर आधारित है, किसके प्रभाव पर आधारित है। 15 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16वां प्रश्न है कि आपका हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका न्यूक्लियस जो बना होता है वह न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन होता है। यानी कि इसका न्यूक्लियस जो बना होता है हाइड्रोजन परमाणु का वह न्यूट्रॉन का बना होता है, न्यूट्रॉन का। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। अगर हाइड्रोजन तत्व की अगर बात करें, हाइड्रोजन अगर तत्व की बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है उसमें 1 होता है, यानी कि उसका परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। और ड्यूटेरियम जो होता है उसका परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाता है। और ट्राइटियम जो होता है उसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3 हो जाता है। और ये ट्राइटियम जो होता है यह क्या होता है, ट्राइटियम क्या होता है, यह रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17वां प्रश्न है सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, किसमें, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह वायु से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, और क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, जिसके कारण सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। और फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस को कहाँ पर रखते हैं, उसको जल में रखते हैं, जल में डुबा कर रखते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस, रेड फास्फोरस नहीं, सफ़ेद वाला, सफ़ेद फास्फोरस को। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है। 18 नंबर है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। रेयॉन क्या है? रासायनिक दृष्टि से रेयॉन सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा के जीव की तरह होता है? तिलचट्टा के जीव की तरह होता है, यानी कि तिलचट्टा के जीव की तरह कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिक्स, हाइपोफेरिक्स क्या है? यह तिलचट्टा के जीव की तरह दिखाई देता है। जीव की तरह, तिलचट्टा के जीव के तरह दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। एक चींटी चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है। एक चींटी चारों ओर की वस्तुओं को देख सकता है, उसमें क्या उपस्थित रहता है? क्या उपस्थित रहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यौगिक आंखें। यौगिक आंखें, यानी कि एक चींटी के चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए उपस्थित रहता है क्या? यौगिक आंख रहता है, उसमें यौगिक आंख रहता है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। बाईस नंबर है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। यानी कि पत्तियों का रंग, पौधे के पत्ती जो होते हैं उसके रंग जो होते हैं हरे होते हैं, किसके कारण? किसकी उपस्थिति के कारण? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि AK-47 का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? AK-47 का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिखाइल क्लाशिनकोव। मिखाइल क्लाशिनकोव, मिखाइल क्लाशिनकोव। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि क्रोनोग्राफ का प्रयोग होता है। क्रोनोग्राफ का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रोनोग्राफ का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, देखने में। यानी क्रोनोग्राफ का प्रयोग देखने के लिए करते हैं और प्रातः काल में सूर्य के प्रभामंडल का चित्रण करने के लिए। प्रातः काल में सूर्य के प्रभामंडल का चित्रण के लिए यानी कि चित्र निकालने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। पच्चीस नंबर प्रश्न है आपका, जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा था? जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपेरिन ने। किसने? ओपेरिन ने। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी क्या रखनी चाहिए? फोकल दूरी क्या रखनी चाहिए? क्या हो जाएगा आंसर इसका? दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए फोकल दूरी क्या रखनी चाहिए? आवर्धन क्षमता यानी कि क्षमता P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए P बराबर 1/f होता है। तो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए यानी कि P को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? F को घटाएंगे, यानी कि फोकस को घटाएंगे, तब यहाँ क्षमता जो है वह बढ़ेगा, P बढ़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि आँख के लेंस की बढ़ानी होती है फोकल, या लेंस की फोकल बढ़ानी पड़ती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आँख के लेंस की फोकल कम करनी चाहिए। यानी कि क्षमता बढ़ाने के लिए आँख का फोकल जो है वह फोकल यानी कि फोकस जो है उसे कम करना पड़ेगा, फोकस दूरी को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है। एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब क्या होगा? पहला है गति एक समान होगा, बी में है चाल एक समान होगा, सी में है गति बदलती है, डी में है चाल बदलती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति बदलती है। क्या हो जाएगा? गति बदलती है। 27 का क्या हो जाएगा? एक वृत्त का चक्कर लगा रही है।
एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, यानी कि उसमें क्या होगा, गति बदलती रहती है, गति बदलती रहती है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है। पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्प घनत्व के द्वारा। वाष्प घनत्व को मापकर पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है, वाष्प घनत्व। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है आपका ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किसमें? ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। मोलिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मोलिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। मोलिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए। घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए मोलिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है? टेबल साल्ट किसे कहते हैं? साधारण नमक को क्या कहते हैं? टेबल साल्ट के रूप में जाना जाता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है उसका? सोडियम क्लोराइड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि स्तनपायी जीवों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनपायी जीवों में निषेचन यानी कि गर्भाधान कहाँ पर होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिम्बवाहिनी नली में। क्या हो जाएगा? स्तनधारियों में क्या होता है? निषेचन जो होता है वह डिम्बवाहिनी नली में होता है, डिम्बवाहिनी नली में। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। तैंतीसवां प्रश्न है कि डायफ्राम किसमें सहायक होता है? डायफ्राम किसमें सहायक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वसन में डायफ्राम क्या करता है? सहायता करता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सबसे तेज गणना करने का विश्व रिकॉर्ड जो कंप्यूटर से भी तेज गणना कर सकता है, वह किसके पास है? विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती शकुंतला देवी के नाम है। सबसे तेज गणना करने का विश्व रिकॉर्ड जो कंप्यूटर से भी तेज गणना कर सकती है, इसका नाम है शकुंतला देवी। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक होती है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? किस समय होती है मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक? ऑप्शन ए में है सोकर उठने के समय में, बी में है भोजन के तुरंत बाद, सी में है अधिक श्रम करने के बाद, और डी में है सभी समय बराबर रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन के तुरंत बाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन के तुरंत बाद। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जिसे क्या कहते हैं? रुधिर सीरम कहते हैं, कि अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सेरोलॉजी। एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस पर आधारित है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु क्रमांक यानी कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। विज्ञान की शाखा ओनिरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा ओनिरोलॉजी के अंतर्गत
अध्ययन किया जाता है? ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वप्न। स्वप्न का अध्ययन जो है वह ओनिरोलॉजी कहलाता है, ओनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिट। कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक जो होता है, यूनिट, वह क्या होता है? बिट होता है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? किसका सही सुमेलन नहीं किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, स्वजीवी। स्वजीवी क्या होता है? स्वजीवी में, स्वजीवी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। सही है। परोपजीवी, परोपजीवी यानी कि परजीवी। परजीवी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता। और मृतोपजीवी, मृतोपजीवी विभंधक है, विभंधक है। ये सही है, तीनों सही है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, तृणभक्षी। तृणभक्षी, तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता, तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? यानी कि सागरीय जल में जो लवणता होती है उसमें अधिकतम योगदान किसका होता है? ऑप्शन ए में है आपका कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट हो गया एक में, और देखते हैं यहाँ और देख लेते हैं। यहाँ बी में है मैग्नीशियम क्लोराइड, सी में है मैग्नीशियम सल्फेट और डी में है सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा आंसर 42 का? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। यानी कि समुद्र में जो लवणता होती है उसमें सर्वाधिक योगदान जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यातायात में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में सोडियम, बी में नियोन, सी में हाइड्रोजन और डी में नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर है, इसमें सूची मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ए में है विटामिन B12, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए ए का मिलान हो गया 2 से। बी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है यानी कि लोहा, तो इसका हो गया 4। यानी कि क्या हो गया? ए का हो गया 2, उसके बाद क्या हो गया? 4 हो गया। और देखते हैं सी में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। यानी कि इसका सी का क्या हो गया? सी का हो गया 1। उसके बाद पीतल, पीतल में तांबा, यानी कि क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। 2 4 1 3 मिला लेते हैं, 2 4 1 3। ऑप्शन ए में ही है, क्या है? ऑप्शन ए में है 2 4 1 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, वो होता है क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर सेल। सौर सेल, सौर सेल स्रोत होता है। अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट में क्या होता है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 47 नंबर। निम्न में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? यानी कि वायरस से होने वाला बीमारी कौन सा है? वायरस से होने वाला बीमारी
कौन सा है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? यह विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी में और हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था जापान में, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, तो नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें क्या प्रयोग किया गया था? क्या प्रयोग किया गया था? कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया गया था उसमें? क्या हो जाएगा? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था उसमें। नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लोहे में जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना, यही हो जाएगा आंसर। पानी का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन। और बाद बाकी कोयले का जलना, दही का खट्टा होना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पानी का जमना। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए में चांदी, बी में तांबा, सी में सोना और डी में क्या है? डी में क्या है? पत्थर है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी। चांदी क्या है? ऊष्मा का सबसे, ऊष्मा और विद्युत का दोनों का सबसे अच्छा चालक है। चलिए लास्ट प्रश्न था। आप लोग सबसे पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार उसको जल्दी से 2-3 मिनट में आप लगा लीजिएगा, 5 मिनट में। उसके बाद इसको देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए आज का लास्ट प्रश्न था और आज की क्लास में इतना ही। चलिए धन्यवाद।